हम 9 भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी थी। भैया और पापा का व्यवहार थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता था। सेकंड क्लास में जब मैं आई, मेरी मैम ने पूछा, आप बताओ इसे पास करें या फेल, इसे कुछ नहीं आता। और जब वो हुआ तो मुझे बहुत शर्म आई। एक बार मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जॉब की, लेकिन वहाँ जाके मैंने देखा वही पुराने बच्चे उस स्कूल में जॉब कर रहे हैं। मैं वो जॉब छोड़कर आ गई। पापा के ऊपर प्रेशर था, इसकी शादी मैं नहीं कर पाया। उसी के 2 दिन बाद डेथ हो गई। तो मुझे लगा कि शायद मेरी वजह से पापा की डेथ हो गई। तो मैंने एक बार स्लीपिंग पिल्स भी खा ली और 6 मार्च को मेरे हस्बैंड का 2 दिन बाद ही हमारी फैमिली में सेकंड मेजर इंसिडेंट हो गया। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। तो मैं ध्यान में बैठी, मैंने पति जी को याद किया और पूछा, बस आप रास्ता दिखा दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं बिल्कुल करूँगी जो आप जैसे बोलोगे। शादी के 14 साल तक मैं ऐसे रही जैसे आप कैद में हो। 2019 में मैंने प्रण लिया कि मैं ज़रूर जाऊंगी MIT के, मुझे अटेंड करना है ये वाला, क्योंकि मेरे जीवन में अब जो चेंज आया वो यहाँ से यहाँ तक का चेंज आया। मेरा बॉडी फियर बहुत ज़्यादा था मुझे। मैं पति सर से एक बार वसंता मैम के घर मिली। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में। दर्शकों, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो मास्टर मौजूद हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट शेयर किया। 3, 2, 1 यानी 3 घंटे ध्यान, 2 घंटे स्वाध्याय और 1 घंटा सज्जन सांगत्य। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। यानी उनकी लाइफ में कई तरह के चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने उन चैलेंजेस को कैसे डील किया वो उन्होंने इस कार्यक्रम में बताया। उन्होंने इनर चाइल्ड ट्रॉमास को हील किया, अपनी फिजिकल हेल्थ को हील किया, फाइनेंशियली उन्होंने काफ़ी ग्रो किया और साथ ही साथ अभी वो सर्विस भी करती है और उस सर्विस के माध्यम से भी उनकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो क्या चेंजेस आए हैं, कैसे उन्होंने लाइफ में अपनी इस 3, 2, 1 कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, ये सब हम उनसे ही जानेंगे। उनका नाम है स्नेहलता गुप्ता, जो कि पिछले 10 सालों से ध्यान कर रही हैं और ध्यान के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, कि वो सेवा करके ध्यान का प्रचार प्रसार भी कर रही है। चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनकी यात्रा उन्हीं से सुनते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, जैसे हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस होते ही हैं, हर किसी के अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस है, और जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो यही एक्सपीरियंसेस हमें मदद करते हैं आगे बढ़ने में, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और वही हम आगे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो मैम, मैं आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ कि जब आपका जन्म हुआ, आपकी अपब्रिंगिंग हुई, क्या क्या स्ट्रगल्स आपने देखे, क्या क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए? हमारी जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ा परिवार था। हम 9 भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी थी। मुझे सब प्यार से बेबी बुलाते थे। और 9वीं औलाद यानी मेरा भतीजा मेरे से बड़ा था। 6 महीने मेरा भतीजा मेरे से बड़ा था। मेरे भैया की शादी हो चुकी थी। तो एक छोटा बच्चा आप आया है जीवन में और उसका ऑलरेडी पहले ही भतीजा है, तो उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी ही होती है कि भाई हाँ, बच्चों में बच्चों की तरह हम बड़े होते चले जाते हैं। इस तरह से मेरा बचपन रहा। पापा मम्मी, भैया और पापा का व्यवहार थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता था। भैया बहुत बड़े हो जाते थे, गैप बहुत था, एज गैप बहुत था। और मम्मी के साथ मैं ज़्यादा अटैच थी। मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहनें भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन भैया और पापा से हमेशा डर रहता था। एक स्टिकनेस थी हमारे घर में बहुत ज़्यादा कि हम कहीं अकेले नहीं जा सकते, कहीं इधर नहीं जा सकते, वो हमेशा रहता था। फैमिली बहुत अच्छी, वेल साउंड थी, कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी चीज़ की। थोड़ी ज़िद्दी प्रवृत्ति की मैं थी कि जो चीज़ बाज़ार में भी मम्मी के साथ गई हूँ तो पसंद आ गई तो वो लेनी है। एक मन में थोड़ा सा रहता था कि भाई मैं थोड़ी बुढ़ापे की औलाद थी मम्मी की, तो कई बार सुनने को मिल जाता था कि बेबी तो बुढ़ापे की औलाद है पापा मम्मी की। लेकिन मैं वो उस टाइम फील ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो बचपन था, कभी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है, किस लिए है। भैया भाभी की शादी होती थी तो वो मैं बहुत छोटी, किसी के में 2 साल की थी, किसी के में 3 साल की थी। वो बचपन में ही उनकी शादी हो गई, तो वो भी
मज़ा नहीं रहा कि भाई हाँ भैया भाभी की शादी है या ऐसा कुछ है। स्कूल जाने की बहुत ज़्यादा चोट थी। जब स्कूल जाना होता था तो हमेशा सुबह उठकर बहाना रेडी रहता था, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे पैर में दर्द है। तो मेरे भैया और पापा मुझे यहाँ बिठा के ज़बरदस्ती, स्कूल बिल्कुल घर के सामने था तो छोड़ कर आते थे और मैं वहाँ पर भी बहाना मारकर घर भाग आती थी। जाना नहीं चाहती थी, पता नहीं क्या था, मैं फेस नहीं करना चाहती थी लोगों को कि भाई मैं जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता था, पढ़ना पढ़ाना कुछ पसंद नहीं था, मस्ती करना घर में रहना ऐसे ही पसंद था। तो सेकंड क्लास में जब मैं आई तो मम्मी और मेरी सिस्टर से मेरी मैम ने पूछा कि आपस में जानते थे कि आप बताओ इसे पास करें या फेल, इसे कुछ नहीं आता। तो उन्होंने बोल दिया फेल कर दो। अब फेल कर दिया। मेरी क्लास के सभी बच्चे थर्ड क्लास में चले गए और मैं सेकंड क्लास में रह गई। तो एमसीडी स्कूल्स में क्या होता है, जब पहले के ज़माने में फेलियर फेलियर बोल के बच्चों को बुलिंग करते थे बहुत ज़्यादा, तो वो मेरे साथ भी हुआ। और जब वो हुआ तो मुझे बहुत शर्म आई, मतलब एक शेम फील हुआ मुझे कि मैं उन बच्चों को फेस नहीं करना चाहती थी, ऐसा रहा। और एक और इंसिडेंट हुआ उसी टाइम पर मेरे साथ। मुझे जैसे वॉशरूम जाना था, एमसीडी स्कूल्स में क्या होता था, वॉशरूम थोड़ा पीछे होता था तो अकेले नहीं जाने देते थे। मैंने अपने आसपास फ्रेंड्स को बोला तो उन्होंने, वो नहीं गए मेरे साथ, तो मेरा वॉशरूम वहीं रिलीज़ हो गया। तो मैम से बहुत डांट पड़ी और सब बच्चों ने फिर वही हंसी उड़ाई। तो वो दोनों चीज़ें मेरे अंदर वही सेम क्लास के साथ अंदर घर कर गई कि भाई एक शेम फील हो गई मुझे। और वो शेम इतनी फील हो गई कि मैं उन बच्चों को कभी फेस नहीं करना चाहती थी जो मेरे से आगे निकल गए। समय बीत गया, वो चलता रहा, लेकिन क्या हुआ, मैं अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगी। जैसे ही थर्ड क्लास में आई मैंने 50% मार्क्स स्कोर किए, 1000 में से मुझे 521 मार्क्स मिले। और फोर्थ क्लास में आई मुझे 740 मार्क्स मिले। फिफ्थ क्लास में आई मुझे 806 मार्क्स मिले 1000 में से, और मैंने सेकंड पोजीशन गेन की। तो मेरी फ्रेंड के फादर ने उस टाइम मुझे एक चीज़ बोली, किसने तेरे कितने नंबर आए? तो मैंने कहा अंकल मेरे तो 806 नंबर आए हैं। बोले कोई ज़्यादा तो नहीं आए, सरिता फर्स्ट आई है। तो वो बात मुझे लगी कि इन्होंने मुझे मतलब एक ताना मार दिया कि तुम अभी भी सरिता से पीछे हो। उसका नाम, लड़की का नाम सरिता था। जब 6 क्लास में आए, सीनियर क्लास में आए, तो धीरे धीरे वो लड़की मेरे से पीछे हो गई। उसके मार्क्स कम और मेरे मार्क्स ज़्यादा आने लगे। क्या होता था, मेरा नेचर थोड़ा ऐसा था, कोई मुझे बात बोल देता था ना तो मैं उसे कुछ बोलती नहीं थी, बट वो मुझे चुप जाती थी और मैं उसे एज ए चैलेंज या नहीं भी लेती थी तो वो, लेकिन मैं ऑटोमेटिकली वो एक चैलेंज के रूप में मेरी लाइफ में वो आगे आने लगता था। तो बचपन पढ़ाई के रूप में तो ऐसा भी था कि भाई आप ग्रो कर रहे हो, अच्छे बढ़ रहे हो और बहुत फैमिली का सपोर्ट है, मम्मी का है, लेकिन भैया पापा का स्ट्रिक्ट नेचर था तो अकेले हम नहीं जा सकते थे। पहनने के ऊपर भी हमारे ऊपर 9th क्लास के बाद जैसे स्कर्ट्स नहीं पहननी, सूट्स ही पहनने हैं, अकेले कहीं नहीं जाना, कॉलेज में जाना है तो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में जाना है, किसी और कॉलेज में नहीं जाना, इतनी स्ट्रिक्टनेस थी। तो 92 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। पापा जब एक्सपायर होने वाले थे, उनसे वो बीमार रहते थे, 1-1.5 महीना पहले मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था और मैं फ्री थी। तो पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बेड पर थे, ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई थी, तो मैंने उनकी उस टाइम बहुत सेवा करी। मेरा और पापा का रिलेशन उस टाइम बहुत क्लोजनेस वाला आया कि हम पापा की, मैं सेवा कर रही हूँ, रात को 1 बजे तक जग रही हूँ, उनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है वो सब पूरी कर रही हूँ। 1:30 बजे पापा ही बोलते थे बेटा आप जाके सो जा तू, और रात को सुबह देर से उठती थी, मतलब नहीं तो पापा का इतना होल्ड था कि सुबह 7 बजे भी पापा ने आवाज़ दी कि उठ गए तुम बेबी, हाँ, एक आवाज़ में हमारी आवाज़ निकल जाती थी। और लेकिन उस टाइम पापा ने ऐसा फील किया कि मैं बहुत क्लोज आ गई और सुबह उठाना नहीं होता था उन्हें, आराम से, मतलब एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप वो मेंटेन हुई उस टाइम। और पापा की फिर उस टाइम उसी के 2 दिन बाद डेथ हो गई। उनको एक मेरी चिंता थी शादी की कि भाई इसकी शादी मैं नहीं कर पाया, तो मुझे लगा कि शायद मेरी वजह से पापा की डेथ हो गई।
तो मेरे अंदर गिल्ट आ गया, शायद पापा के ऊपर प्रेशर था और मेरी मैरिज नहीं हुई, तो मैंने एक बार स्लीपिंग पिल्स भी खा ली, फिर वो ठीक हो गया, मेडिसिन वगैरह ली तो वो ठीक हो गया। फिर मैरिज का टाइम आया, मैरिज करनी है, घर में ये बात चलने लगी अब बेबी की शादी करनी है। उससे पहले मैंने फैशन डिज़ाइनिंग YWCA से किया और ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया, क्योंकि वो गैप थोड़ा हो गया था, कोई सर्कमस्टांसेस लाइफ में हो गए थे जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मेरे को ये 2 कोर्सेज़ बीच में करने पड़े। एक बार मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जॉब की किसी स्कूल में नियर बाय, तो मैं वहाँ गई, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, एक दिन जॉब भी करी, लेकिन वहाँ जाके मैंने देखा वही पुराने बच्चे उस स्कूल में जॉब कर रहे हैं जो मेरे सीनियर्स बन गए थे, जिनकी क्लास से मैं फ़ेल हुई थी। मैं वो जॉब छोड़ कर आ गई, क्योंकि मैं उनको फेस ही नहीं करना चाहती थी। उन बच्चों को स्कूल में भी उन गर्ल्स को मैंने फेस नहीं किया, हमेशा उनसे छिपती थी। जहाँ वो मुझे नज़र आ गए, वो वहाँ खड़े हैं तो भी मैं छोड़कर दूसरी क्लास में मूव कर जाती थी या दूसरी जगह से निकल जाती थी। उनकी तरफ से हाय हेलो भी मैं ना लेना चाहती थी ना देना चाहती थी। मुझे लगता था ये आज भी मुझे वो फेलियर ही समझते हैं। शायद उनके मन में कुछ नहीं था, लेकिन मेरे मन में वो गिल्ट था कि मैं फेलियर हूँ, वो शेम थी, और मैं वो जॉब भी मैंने इसलिए की नहीं, वापस आ गई। घर पे बोल दिया मैं नहीं करूँगी वो जॉब। फिर फैशन डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशियन का पूरा डिग्री कोर्स किया। उसके बाद मैरिज हुई। हस्बैंड नेचर वाइज थोड़े स्ट्रिक्ट थे, जैसे फैमिली में भैया और पापा थे ऐसे ही वो भी थोड़े स्ट्रिक्ट थे। उनको भी ज़्यादा इधर उधर जाना अकेले पसंद नहीं था। एक फैशन डिज़ाइनर लड़की और बहुत मॉडर्न, और उसकी फैमिली एक कंजर्वेटिव फैमिली में शादी हो गई। उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। वो मुझे नहीं समझते थे और हमारा थोड़ा गैप आ जाता था बोलने का, चालने का। जॉइंट फैमिली में रहते थे, बट किचन सबकी अलग थी। हस्बैंड मुझे थोड़ा समझते थे, मुझे सपोर्ट भी करते थे, लेकिन मेरी रिलेशनशिप उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। 9 मंथ्स में ही बेटा हो गया मेरा। 10 Feb 97 में मैरिज हुई और 17 नवंबर 97 में बेटा हो गया। हमारा पहले से यही था कि हम एक ही बच्चा करेंगे, उसे वेल टू डू हर चीज़ अच्छी देंगे, तो हमने सेकंड चांस भी नहीं लिया कि हमें दूसरा बेबी करना है। तो जब बेटा 1.25 साल का हुआ, अप्रॉक्स 4 मार्च की बात है, 4 मार्च को मेरी भांजी एक्सपायर हुई और 6 मार्च को मेरे हस्बैंड का 2 दिन बाद ही हमारी फैमिली में सेकंड एकदम मेजर इंसिडेंट हो गया। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। वो 2 व्हीलर पे थे और ट्रक था मिट्टी लोडेड पूरा का पूरा, और उन्होंने वो ट्रक पलट गया उसके ऊपर, स्कूटर के ऊपर, और हस्बैंड दूर जाके रेलिंग के साथ गिरे और ट्रक के नीचे स्कूटर था। किसी की कॉल आई मेरी नंद के पास, हमारे यहाँ उस टाइम फ़ोन नहीं था घर पे ससुराल में। इन्होंने बेहोशी की हालत में ही बताया कि ये नंबर है, उनके पास कॉल आई और नंद जल्दी जल्दी भागती हुई बाहर। वो एक इतना अजीब सा इंसिडेंट था ना, हमारे घर के बाहर किसी की डेथ हुई थी, वो लगा हुआ था सब टेंट वगैरह, और सिस्टर इन लॉ ने सोचा कि घर में कुछ ऐसा हो गया। उन्होंने नेबर को बताया कि हमें न्यूज़ दे दें, भैया का एक्सीडेंट हो गया है, वो जनरल हॉस्पिटल में है। भाभी तुरंत वहाँ पहुँचे। तो वो नेबर मेरे घर पर आए, उन्होंने हमें बताया और कि ऐसे ऐसे हो गया। मैं उस टाइम कपड़े वॉश कर रही थी। मैंने सुनकर थोड़ा सा एकदम होता है ना, आप ऐसे एकदम न्यूज़, अभी तो हस्बैंड गए हैं और एकदम इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो मैं रूम में गई और एकदम मुझे थोड़ी फेंटिंग आने लगी। फिर अपने आप को संभाला कि नहीं, ये समय खड़े होने का है। मैंने अपने आप को खड़ा किया, अपने जेठ से बोला कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है इनका, आप लेके चलो मुझे। तो वो मुझे साइकिल चलाते थे, साइकिल पे मैं पीछे बैठ के बेटे को गोदी में लेके, जो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन वहाँ जाना था। तो हम वहाँ गए, इनको देखा। लोगों ने मुझे झंझोड़ कर बोला कि तू बहुत भाग्यवान है, तू स्कूटर की अपनी हालत जाके देख, ये तेरा पति बच गया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कोई एक्सीडेंट को देख के जज नहीं कर सकता कि कोई बचा भी होगा। इनको देखा, डॉक्टर ने बोला इनकी सर्जरी होगी, लेकिन यहाँ नहीं हो सकती, आप इन्हें कहीं और लेके जाओ।
मेरी ससुराल वाले इतने डिसीज़न मेकर नहीं थे कि वो ले पाएँ। वो कभी कह रहे थे कहीं लेके चलो, कभी कह रहे थे कहीं लेके चलो। मेरे मम्मी की साइड से मेरी भांजी की डेथ हुई तो सब वहाँ गए हुए थे और मेरे को कोई नंबर याद नहीं आ रहा था मैं किसको कॉल करूँ। मैंने एक ही नंबर मुझे घर का याद आया, मैंने वहाँ कॉल किया, उनको बोला कि भैया वगैरह को यहाँ भेज दो, ऐसे ऐसे इनका एक्सीडेंट हो गया। वो लोग आए, ऐसे ऐसे करते करते शाम हो गई। शाम को हम इनको हॉस्पिटल लेके गए। ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी थी जो मेरी लाइफ में एकदम सडनली हुई। बेटा छोटा है और आप इतने कैपेबल नहीं हो। मैं डिसीज़न मेकर नहीं थी उस टाइम कि मैं कोई डिसीज़न ले सकूं अपनी लाइफ का। फिर इनको हॉस्पिटलाइज़ कराया गया, सर्जरी हुई। फिर मेरे इन लॉज वहाँ इनको लेने नहीं आए कि भाई हमें डिस्चार्ज मिलना था और ये लेने आए, इनको लेने आए। वो लेने नहीं आए। मेरे भैया अपने घर ले गए कि हम रखेंगे और तुम वहीं रहो दोनों, तीनों के तीनों। फिर वहाँ ये रहे, सब चलता रहा। फिर हम वापस अपने घर आ गए। सब सही मतलब चल रहा था। थोड़े डिस्प्यूट्स थे आपस में, तो मेरे पापा ससुर जी ने बोला कि आप लोग अलग अलग रहो। उन्होंने पोर्शन डिवाइड कर दिए और फैमिली सही हो गई। हस्बैंड भी थोड़े ठीक हो गए, चलने फिरने लग गए। लाइफ अब ऐसा नहीं था कोई किसी का आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सही चल रही है, बढ़िया चल रही है। थोड़ा बहुत फाइनेंस का इशू रहता है तो वो इट्स ओके। एक हाँ रहा, बेटा थोड़ा बीमार रहने लगा। 7 ईयर्स का था वो जब बहुत बीमार रहता था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठी थी। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई, उन्होंने ये बोल दिया कि आपका बेटा नहीं बचेगा, ये चला जाएगा। अब आप देखिए, आपका एक ही बच्चा और आपको एक कोई ज्योतिष ये बात बोल दे कि, तो एक माँ बाप के लिए तो मरने वाली बात हो जाती है कि उनको ये पता है कि ये चला जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, हम जगह जगह हॉस्पिटल्स में घूमे। कलावती हॉस्पिटल में दिल्ली के गए तो उन्होंने हमें एक ही चीज़ बोली, इस फाइल को उठा के फेंक दो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे बच्चे को। सिर्फ तुम्हारा इतना ज़्यादा वहम है कि इसको ये हो रहा है वो हो रहा है, तुम दूसरा बच्चा करो और दिमाग लगाना छोड़ दो, इसकी तरफ से ध्यान हटाओ। हमने वैसे ही किया, बट मैंने कंसीव नहीं कर पाई। कशिश मेरे बेटे का नाम है, वो ठीक होने लग गया और सब चीज़ें सही होने लगी। मैं थोड़ा ज्योतिष उपाय करने लगी, थोड़ा पूजा पाठ ज़्यादा करने लगी, सब चीज़ें चलती रही, पढ़ाई वगैरह सब होती रही। इस बीच मेरे भतीजा भतीजों की शादी हुई घर पे। अब मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि भतीजा भतीजों की शादी, क्योंकि भाइयों की शादी और बहनों की शादी तो हमने इन्जॉय नहीं करी, बच्चा बन के रह रही मैं। तो वहाँ पर एक ये हो जाता था, हम तो बुआ हैं, हम वो इन्जॉयमेंट नहीं कर पाते थे क्योंकि बुआ का फेस आ जाता था, एक जनरेशन गैप आ जाता था। लेकिन मेरे लिए अंदर से वही होता था, नहीं ये तो मेरे लिए फैमिली मैरिज है, मेरी बहन जैसी भतीजा भाई जैसा है, तो मैं तो इन्जॉय करूँगी। मैं इन्जॉय भी करती थी, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो गैप आता था। बेटा जब 9th क्लास में आया तो मुझे मेरे एक ब्रदर की थ्रोट कैंसर की वजह से डेथ हो गई। मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी मम्मी पापा की फैमिली की साइड से बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो मेरी रात की नींद चली गई, माइग्रेन पेन होना शुरू हो गया मुझे। उससे पहले माइग्रेन पेन बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन वो एक्टिवेट हो गया उस टाइम पर। तो मेरे को भैया ने, मेरे दूसरे भैया ने मेरी एक जगह जॉब लगवा दी कि तुम थोड़ा बिज़ी रहो, थोड़ा जॉब करो। LIC ऑफिस मैंने ज्वाइन किया, जिसकी मैंने एडवाइज़रशिप भी ली और मैंने 10 साल जॉब करी। उससे मुझे फाइनेंस में भी हेल्प मिली क्योंकि बेटा 9th में था तो उसकी ट्यूशन्स वगैरह रहती थी। हस्बैंड को भी सपोर्ट होने लग गया। तो अब थोड़ी बाउंडेशंस कम हो गई। शादी के 14 साल तक मैं ऐसे रही जैसे बिल्कुल आप कैद में हो, आपकी कोई इच्छा पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, जैसे हस्बैंड कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको चलना है। 14 साल बाद जब मैं जॉब में आई तो मेरे को थोड़ी फ्रीडम मिली पहनने की, जाने की, लेकिन वहाँ पर भी लिमिटेशंस थी कि आप अकेले नहीं जा सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, हस्बैंड को पसंद नहीं था, तो वहाँ लिमिट में रहकर मैं जॉब करती थी। अब जब बेटा 11th क्लास में आया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो उसका और मेरी बॉन्डिंग में चेंज आना शुरू हुआ। उसने हमें ओपन अप किया कि अपने पापा को भी समझाना शुरू किया, मम्मी को थोड़ा फ्रीडम दो, ऐसा नहीं होता, चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं। हमारा एटमॉस्फेयर घर का चेंज हुआ, ओपन अप हुआ, पहनने ओढ़ने की चीज़ें चेंज हुई। मैं जीन्स वगैरह डालने लगी जो पहले नहीं डालती थी। सब चीज़ें हो गई। उसने हमारी फैमिली में हमारी फ्रीडम, मेरी फ्रीडम स्टार्ट कर दी।
अब यहाँ पर फ्रीडम आने लगी, चीज़ें चेंज होने लगी और लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगी। पॉजिटिव तो मैं कह सकती हूँ पहले भी थे, बट आपका पैटर्न चेंज हो गया, देखने का नज़रिया बदल गया। आप पहले बाउंडेशन में थे और अब फ्रीडम में हो, तो ये बहुत चेंज आया मेरी लाइफ में। जी, तो मैम जैसे आपकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस आए, लेकिन वही है कि जैसे मैंने कहा था कि जो भी आती है सिचुएशन उससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब मैं आपसे आपकी ध्यान की जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेडिटेशन आपकी लाइफ में कब आया? इतने सारे स्ट्रगल्स तो आपने देखे, लेकिन साथ-साथ आप उनसे सीखते भी गए। तो मेडिटेशन किस पॉइंट पे आया? आपको क्या लगा कि मेडिटेशन आपको क्यों करना चाहिए? किसने आपको इंट्रोड्यूस किया मेडिटेशन से? तो पूरी जर्नी मैं आपकी जानना चाहती हूँ, कैसे शुरू हुई? जब बेटा 12th में था, मैं हालांकि वो बहुत पढ़ता था, लेकिन एक मदर की तरह मैं भी देखती थी कि नहीं पढ़ता, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही हूँ, कभी ये उपाय कर रही हूँ, कभी पूजा पाठ कर रही हूँ, हमेशा माइंड में यही चलता था। तो विदुषी बुबना जो हैं वो मेरी भतीजे की वाइफ हैं, उन्होंने मुझे बोला, बुआ जी आप बेकार परेशान होती हो, एक बार आप मेडिटेट करके देखो, मैं आपको सिखाती हूँ। तो उन्होंने मुझे सिखाया और फर्स्ट एक्सपीरियंस में मैं नीचे बैठी हुई एकदम यहाँ पर आ गई, उठ गई, मेरी बॉडी ऊपर आ गई। तो वो फिजिकल बॉडी, मतलब मेडिटेशन में मैं बैठी हूँ और ऐसा लग रहा है कि आप नीचे नहीं बैठे हैं, आपकी बॉडी यहाँ है, ऐसा मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस में हुआ। वो बहुत अमेजिंग था क्योंकि आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया ही नहीं, तो मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैं मेडिटेट करने लगी। शायद मुझे लगता है कि मेडिटेशन मुझे जब इतना प्रॉपर पता भी नहीं था, लेकिन मैं मेडिटेट करने लगी कि ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है। ब्रेथ मेरी बहुत हेवी भी चलती थी जब मैं मेडिटेट करती थी, लेकिन मैं मेडिटेशन करती थी। मुझे लगता था मुझे कशिश के लिए मेडिटेशन करना है बस, और कोई फोकस ही नहीं था माइंड में, ना कोई डिजीज़ ना कोई और बात, सिर्फ कशिश के लिए मुझे मेडिटेशन करना है कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया और एक मैंने और टास्क किया 11 डेज़ का। सुबह 4 बजे उठ के, विदुषी ने मुझे जैसे बताया, सुबह 4 बजे उठ के मैं कशिश के कान में बोलती थी, यू हैव स्कोर्ड अबव 90% मार्क्स। तो वो लाइन मैं 3 बार बोलती थी। 11 डेज़ तक मैंने सुबह 4 बजे उठ के बोलनी शुरू करी। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे क्या होता है, आप सबकॉन्शियस माइंड आपका रात को एक्टिव होता है, और जब आप किसी बच्चे को या किसी को भी कोई बात कान में बोलते हो तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है और वो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना शुरू करता है। तो मैं बोल रही हूँ अबव 90% मार्क्स, तो उसके माइंड में वो फीड हो रहा है और वो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करेगा ही करेगा बच्चा। आप जो चाहते हो वो उस टाइम बोल सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसके एग्ज़ाम्स होते थे, मैं बाहर बैठती थी, मैं और हस्बैंड हमेशा जाते थे साथ में। आधा घंटा पहले मेडिटेट करा और आधा घंटा लास्ट में मेडिटेट करा। पहले मेडिटेट इसलिए करती थी कि वो क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा है और उसे सब समझ में आ रहा है, और बीच में थोड़ी देर कर लिया, फिर हमने थोड़ा खा पी लिया और लास्ट के हाफ एन आवर में मेडिटेट किया कि अब उसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं मेडिटेट कर रही हूँ तो उसे समझ में आएगा। तो वो कई बार यही बताता था आकर कि मम्मी मुझे ना कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लास्ट में मुझे समझ में आ गया और मैंने वो कर लिया। और यू कांट बिलीव कि उसका अबव 90% ही मार्क्स स्कोर करे, 92% विदाउट मैथ्स उसने साइंस साइड में पीसीबी स्कोर किया। तो मेरी एक होता है ना, आप जो चाह रहे थे आपको तो मिल गया, आप यही तो चाह रहे थे, आपको मिल गया। MBBS में उसका एडमिशन नहीं हो पाया। एक तो उसको चिकन पॉक्स हो गया था उस टाइम पर, तो लेकिन उसका BAMS में एडमिशन हो गया आयुर्वेदा में, और गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ, एशिया के नंबर 1 कॉलेज में हुआ। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात थी क्योंकि हमेशा मैं पति सर को जैसे सुना, मैंने यही सुना कि एलोपैथी को हमें यूज़ नहीं करना, तो मेरे माइंड में ये आता था शायद ये यूनिवर्स ही चाहता था कि ये एलोपैथी में ना जाए, आयुर्वेद में जाए और कोई और चीज़ करे जिससे लोगों के जीवन में चेंज आए। तो वो चीज़ यहाँ पर, अब आप जो चाहते थे आपको मिल गया। अब मेरा मेडिटेशन ऑन ऑफ मोड पे चला गया क्योंकि मेरे माइंड में कुछ और था ही नहीं। कशिश की सक्सेस थी बेटे की, तो वो बेटे की सक्सेस मेरे लिए पूरी हो गई। मेडिटेशन का और कुछ ज़्यादा नहीं था क्योंकि मेडिटेशन उससे पहले मैं कहीं होता भी था तो भाग जाती थी। एक जगह मैं गई थी किसी इवेंट में, वहाँ मेडिटेशन सिखा रहे थे, तो मैं वहाँ बैठी भी नहीं थी। मुझे मेडिटेशन यही लगता था ऐसे बैठना है, ये करना है, लेकिन ये पत्री सर का बहुत ईजी टेक्निक थी तो मज़ा आता था करने में। ऑन ऑफ मोड पे चला गया। लाइफ अब चल रही है, सही चल रही है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अब MYD के
काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन मैं हमेशा वहाँ जाना चाहती थी। कभी अपने फाइनेंस की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाती थी। 2019 में मैंने प्रण लिया कि मैं ज़रूर जाऊँगी MYDK, मुझे अटेंड करना है ये वाला। तो MYDK जो महायोग ध्यान कुंभ है ऋषिकेश में, हर साल होता है, वो मैंने 2019 में सोचा कि अब की बार तो मैं ज़रूर डेफिनेटली वहाँ जाऊँगी। अब लेकिन मुझे ये पता था वहाँ 5 से 8 सुबह 3 घंटे बिठाते हैं ध्यान के लिए। अभी तो मैं आधा घंटा भी नहीं बैठ पाती, तो मैं 3 घंटे कैसे बैठूँगी? मेरे माइंड में ये थॉट भी रहता था, तो मैं जाकर क्या करूँगी? ये भी माइंड में एक फिर नेगेटिव थॉट आ जाता था। तो फिर क्या हुआ, एक बार 40 दिन का आशा गुप्ता जी का मैंने सुना इवेंट हुआ था। उन्होंने बताया कि चलिए हम पकड़ते हैं, 40 डेज़ का चैलेंज होता है, आप 40 दिन मेडिटेट करो। तो मैंने वो 40 दिन मेडिटेशन चैलेंज लिया 1 घंटे का, लेकिन 39th डे वो मेरा ब्रेक हो गया, मैं कर नहीं पाई। कोई बात नहीं, अब लेकिन अगस्त आया, अगस्त का एंड आया, मुझे लगा अब 11 अक्टूबर को ध्यान कुंभ शुरू हो रहा है। 11 से 14 अक्टूबर 2019 की डेट थी और मुझे जाना है। तो मैंने कहा मैं 1 सितंबर से 1 घंटे का ध्यान का चैलेंज ज़रूर करूँगी, कम से कम मैं वहाँ जाके 1 घंटा तो बैठ जाऊँ ना। तो वो मैंने चैलेंज लिया 1 सितंबर 2019, जो मैं अपना रीबर्थ मानती हूँ कि ये मेरी बर्थ डेट है, क्योंकि मेरे जीवन में अब जो चेंज आया वो बहुत यहाँ से यहाँ तक का चेंज आया। तो मैंने अपना बर्थ डेट 1 सितंबर 2019 को माना और वहाँ से मेडिटेट स्टार्ट किया 1 आवर का। 1 आवर तो मैं मिनिमम करती थी, चाहे 2 बार में करूँ चाहे 3 बार में करूँ, लेकिन मैं उससे ऊपर भी करती थी, 1 घंटा 2 घंटा। मैं सोचती थी तो दूध में मलाई जैसा है, जितना हम दूध को कढ़ाएंगे उतनी मोटी मलाई आएगी, तो ये मेरे लिए अच्छा है। और यू वॉन्ट बिलीव कि वो 40 डेज़ मेरे बिल्कुल 10 अक्टूबर को ख़त्म हुए और 11 अक्टूबर को वहाँ जाना था। 11 से 14 अक्टूबर मैंने वहाँ हर एक सेशन ऐसे लिया कि बस ये शायद मेरे लिए ही है, जिसकी मैं शिकायत कर सकूं। हितेश सर का एक सेशन था, उसमें था कि जिनको आपके साथ कोई भी इश्यूज़ हैं उनके आप नेम लिस्ट बनाओ। मेरे पास कोई लिस्ट नहीं थी, कुछ नहीं था किसी का मैं नाम लिख सकूं। पति सर ने कहा कि आज जिनको मेडिटेट करना है वो स्टेज पर आ जाओ। मैं कूद के फटाफट स्टेज पे चली जाती थी कि मुझे लगता था नहीं, मुझे तो जाना चाहिए। मैं हमेशा फर्स्ट बेंचर हो गई थी, जब से मैंने अपने आप को संभाला था फर्स्ट बेंचर। मैं कभी लास्ट में बैठ के ना तो मैंने पढ़ाई करी, ना मुझे कभी कोई सेशन समझ में आता। हमेशा मुझे लगता है मुझे आगे बैठूंगी तो मुझे समझ में आएगा, मैं एक्टिव रहूँगी। तो आगे बैठ के कभी स्टेज पे चढ़ के कभी फर्स्ट, वो मैंने सारे सेशंस लिए। जब मैं घर पर आई मेरी फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा, स्नेह वो मुझे पूजा बोलती हैं, ससुराल में नाम मेरा पूजा हो गया था, तो पूजा हमें तो तेरे में बहुत चेंज लग रहा है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि पूजा मुझे तो तेरे में बहुत चेंज लग रहा है, बहुत इतना मतलब बहुत पॉजिटिव और बहुत एनर्जेटिक और बहुत अच्छा बिहेवियर लग रहा है, तुम इसमें आगे बढ़ो। अब आपको क्या चाहिए? ग्रीन सिग्नल मिल गया। जो हस्बैंड कभी रोकते थे यहाँ नहीं करना ये नहीं करना, उन्होंने कहा आगे बढ़ो, तो आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, आप इसमें बढ़ो। बस अब मेरे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और मैंने इसमें अपनी यात्रा शुरू करी। जी, तो मैम जैसे ध्यान की यात्रा आपकी शुरू हो गई, लेकिन जो ध्यान से पहले के आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे, जैसे आपने कहा था कि आप उन लोगों को फेस नहीं करना चाहते थे जो आपको फेलियर कहते थे, और आपको माइग्रेन था, मतलब फिज़िकल चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में आ चुके थे। तो मेडिटेशन में आने के बाद क्या ये जो एक्सपीरियंसेस आपके ध्यान से पहले रहे वो भी चेंज हुए? बहुत ज़्यादा चेंज हुए। जब मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई तो मैंने पहले 40 दिन बाद ही मेरे घर पे सेशन स्टार्ट हो गए। मैं वीकली सेशन लेने लगी, मेडिटेट कराने लगी। हमारा एरिया जो था पूरा भक्ति भाव का था, और लेकिन फिर भी उन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया और सबको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझ में बहुत चेंज देख रहे थे। मेरी कहाँ मैं इतना डिप्रेशन में रहती थी, क्योंकि मेरे को माइग्रेन था, तो 3-3 दिन तक मैं पड़ी रहती थी। बहुत नेगेटिव हो जाती थी उस टाइम पर कि कहीं किसी से बोलना नहीं, किसी को फेस नहीं करना, ये सब चीज़ें रहती थी। लेकिन वो 6 महीने में मेरा माइग्रेन ऐसा हो गया जैसे कि छू मंतर कभी था ही नहीं। मेरे को शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा था उस टाइम पर, लेकिन धीरे धीरे स्पिरिचुअल साइंस सर्विस जब समझी स्पिरिचुअल टैबलेट में आने के बाद, तो वो भी मेरा हील हो गया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं रही। स्पिरिचुअल टैबलेट जो जीके सर हाँ, की है। जीके सर की सेशन है, जीके सर का एक विजडम है जो हमने 2020 में किया, उसका लेवल 1 किया और काउंसलर बने हम। लेकिन उससे पहले लॉकडाउन पीरियड लग गया।
लॉकडाउन पीरियड में सब ऑनलाइन हो गया मार्च में। तो पत्री सर मेरे को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में आए। पत्री सर ने मुझे हलवा खिलाया। मेरा एक बार फ़ोन चोरी हो गया ड्रीम्स में, और पत्री सर ने मुझे वो ढूंढ कर दिया, खुद लाकर मुझे ढूंढ के दिया। ऑनलाइन सेशन में नरेंद्र सर का था, तो पत्री सर के साथ मैं रूबरू पहले भी हो चुकी थी, बट अब आप दूसरे लेवल पे थे, आपका विजडम अलग लेवल का था, आप अब अपनी इच्छा से ध्यान में आए हो। तो पति सर से मेरी बात हुई, सर मैं अपनी बायोग्राफी लिखना चाहती हूँ। सर बोले लिखो लिखो, मैं पढ़ूँगा तुम्हारी। तो मैंने अपनी पूरी जर्नी लिखनी शुरू करी। जब मैंने जर्नी लिखी तो मुझे पता चला वो मेरा एक ब्लॉग था जो मैं अपने पापा की बुढ़ापे की औलाद थी। मैं हमेशा अंदर ही अंदर सोचती थी क्यों किया पापा ने या मम्मी ने मुझे पैदा। तो मुझे वो रिलीज़ हुआ, ये तो मेरा सोल प्लान था। सोल प्लान है तभी तो मैं इस जन्म में आई हूँ, उन्होंने मुझे जन्म दिया तो मैंने उन्हें ब्लेम क्यों किया। तो मैंने बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस की अपने साथ, अपने पापा मम्मी के साथ। फिर मुझे समझ में आया कि जो शेम मुझे थी उन बच्चों के साथ, उन लड़कियों के साथ जिनको मैं फेस नहीं करना चाहती थी, वो भी एक लाइफ का पार्ट था। तो वो मेरा रिलीज़ हुआ। मेरा वॉशरूम जो यूरिन पास हुआ वो भी मेरा रिलीज़ हुआ, क्योंकि वो शेम जो थी वो आपका अपना गिल्ट था जो आपने कैरी कर लिया था। जब मैंने यू कैन हील योर लाइफ फर्स्ट बुक अपनी पढ़ी तो मुझे ये सारी चीज़ें समझ आई। उन्होंने, ल्यूइस हेली ने बहुत क्लियरली आपको बताया है कि जो आपके अंदर कोई भी चीज़ जाती है, आपके ब्लॉकेजेस होते हैं, वो आपके अपने ही क्रिएट किए हुए होते हैं। आप उन्हें खुद ही अपने इनर चाइल्ड को बाहर निकाल कर उनके साथ बात करके कनेक्ट होकर उनको हील कर सकते हो। तो मैंने उसके लिए अपने आप से ही माफ़ी मांगी कि ये तो मेरा ही गिल्ट था, किसी ने मुझे ब्लेम नहीं किया, किसी ने मुझे ऐसे कुछ नहीं कहा। ठीक है, बच्चे हैं, उन्होंने हंसी उड़ाई, कैरी तो मैंने किया। तो उसके बाद जब मैंने ये रिलीज़ किया, यू वॉन्ट बिलीव कि उस लड़की के साथ मेरी फ़ोन पे बात हुई जो उस समय मेरी सीनियर हो गई थी। उसका नाम भी स्नेहलता ही था और मेरा नाम भी स्नेहलता ही था। किसी ने मुझे उनके साथ कनेक्ट कराया और बताया कि वो एस्ट्रोलॉजर हैं और तुम उनसे बात कर सकती हो। मैंने उनके साथ बात करी तो मुझे पता चला यार उनके मन में तो कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ मैं ही कैरी कर रही थी। तो जब मैंने ये लिखा तब मुझे समझ में आया, अदरवाइज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा था। ये निकला मेरा एक फ़ियर था, मेरा बॉडी फ़ियर बहुत ज़्यादा था मुझे। जैसे मैंने बताया पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो कभी अकेले नहीं जाना, कुछ नहीं करना। मैंने मेडिटेशन में आने के बाद हम घूमने गए, पैराग्लाइडिंग करी जो मैं सोच भी नहीं सकती। और पैराग्लाइडिंग करते हुए भी मैंने वीडियो बनवाई और उसमें भी मैंने यही मैसेज दिया, सबसे अच्छा ध्यान है, ध्यान करो, ध्यान के अलावा कुछ नहीं है। मतलब मैं हवा में उड़ रही हूँ और वो मैं मैसेज दे रही हूँ कि ध्यान के द्वारा ही आपका फ़ियर जा सकता है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान करते हो, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करते हो, तो आपका 70% बॉडी फ़ियर रिलीज़ हो जाता है, 70 to 80%। वो मेरा बॉडी फ़ियर रिलीज़ हुआ। लेकिन मेरे को सोल फ़ियर था। मैं कभी किसी की डेड बॉडी देख लेती थी, किसी की डेथ सेरेमनी में चली जाती थी, तो मैं रात को सो नहीं पाती थी। हस्बैंड को और बेटे के बीच में घुस के सोती थी मैं, इतना डर जाती थी रात को। मुझे सोल से कोई आ जाएगा, कोई डराएगा, ऐसा बहुत ज़्यादा लगता था। वो एक फ़ियर मेरे को ऐसा लगता है कि इसलिए था, हमारे घर में मेरी भाभी ने सुसाइड कमिट किया था और वो वहाँ से वो मैंने देखा था, तो वहाँ से मैंने वो कैरी कर लिया। और जब मैं सोहम में गई, अभी लद्दाख की जो वर्कशॉप हुई, वहाँ वो मेरा रिलीज़ हुआ। और उसके बाद जब ये कहते हैं कि भाई जब आप 40 डेज़ तक आप प्रोसेस में रहते हो, तो घर आने के बाद मुझे एक ड्रीम में वो एक अग्नि वाला इंसिडेंट नज़र भी आया। एक ड्रीम में नज़र आया कि मैं कोई एक लेडी खाट पे लेटी हुई है, पुराने टाइप का घर है, एक बाहर से कोई बंदा है, वो एक लेडी खड़ी है विंडो में से और वो उस खाट पे आग लग गई और वो उसमें लेडी बैठी हुई है और वो बाहर से वो हटा रही हैं, कर रही हैं कोशिश, बट वो जल गई। तो वो सब मैंने देखा। तो ये हो सकता है ये मेरा पास्ट लाइफ का एक एक्सपीरियंस हो जो इस लाइफ में सुसाइड कमिट के साथ में मैंने देखा और उसी वजह से मैंने ये माइग्रेन के रूप में कैरी किया। अप्रॉक्स मुझे 40 इयर्स हो गए जो मैं माइग्रेन के साथ जूझ रही थी। अब मेरा माइग्रेन उतना लेवल पे नहीं है जितना पहले होता था।
अब उसकी डेंसिटी कम हो गई है, पहले से कम हो गया है। और जब मैं मेडिटेशन में आई नम्रता, मुझे एक चीज़ और थी कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठी थी, तो मुझे लगता था मैं सही पाथ पे हूँ। आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाया करते थे? मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास जैसे जाती थी, बहुत ज़्यादा पूछती थी, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती थी। तो जब मैं मेडिटेशन में आई तो मुझे लगा कहीं ये पाथ सही है या नहीं है। तो मैंने ये क्वेश्चन रख के, मैं कालका जी हर मंथ जाती थी, वहाँ क्वेश्चन रखा और मेडिटेट करने बैठ गई। उसी टाइम मुझे पंडित जी ने आधा नारियल और चुन्नी मेरे हाथ में रख दी मेडिटेट करते हुए। तो मुझे सिग्नल मिल गया कि नहीं, तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो, इसमें आगे बढ़ो। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे माता रानी ने खुद एक बार नवरात्रों में कलावा भी आकर बांधा। जब लॉकडाउन का पीरियड था तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, कोरोना हो गया था, तो वो भी मेडिटेशन के थ्रू ही बाहर आए। उनको 3-4 फीवर हो गया, बहुत कफ कंजक्शन हो गया, कहीं एडमिट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि सब ओवरलोडेड था। और तो उसमें क्या हुआ कि जब हस्बैंड के लिए हमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं, तो मैं ध्यान में बैठी। मैंने पति जी को याद किया और पूछा, बस आप रास्ता दिखा दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं बिल्कुल करूँगी जो आप जैसे बोलोगे। तभी बेटे के पास कॉल आई कि आप अंकल का पहले तो टेस्ट कराओ और मंडे को हॉस्पिटल लेके आओ, हम उनको एडमिट करेंगे। अब ये सैटरडे का डे था, सैटरडे और संडे में कुछ होना नहीं था, कहीं जा नहीं सकते थे। तो मैंने हस्बैंड को, हमने क्वारंटाइन किया। मेरा 1 BHK का फ्लैट था, तो हमने बाहर ड्राइंग रूम में ऐसे ही बेडिंग लगा दी और उसके चारों तरफ 10 पिरामिड मुझे दीप्ति जी ने बोला, दीप्ति नडेला जी ने, आप लगाओ, और हस्बैंड को उसमें लिटा दिया। अफर्मेशंस लिख दी कि आई एम हेल्थी, आई एम पॉजिटिव, आई एम वेल, ऐसे 3-4 अफर्मेशंस लिख के स्टिक करके उनके आसपास लगा दी। और अब बोला, अब आपके पास एक ही रास्ता है और कुछ नहीं, ध्यान करो। उन्होंने ध्यान किया। वो नॉन वेजिटेरियन थे और उसके बाद वो वेजिटेरियन बने। और नेक्स्ट डे जो 3 फीवर था वो 99 पर आ गया मॉर्निंग में। उन्हें एक्सपीरियंस हुआ, भगवान शिव ने उन्हें धक्का दिया, जा तेरी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और सुबह वो पूरे भीगे हुए थे पानी में, ऐसे उनको फील हो रहा था कि मैं पूरा लथपथ हूँ पानी में। मैं बाहर उठ के गई, मैंने उनसे पूछा आप कैसे हो, तो उन्होंने बताया कि मुझे तो भगवान शिव ने नीचे भेज दिया है और मेरे को ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे ऊपर पानी डाल दिया है, मैं गीला हूँ क्या। मैं कहा नहीं, गीले तो नहीं हूँ, हाँ थोड़ी स्वेटिंग हो रही है। फीवर चेक किया तो 99 था। उसके बाद वो विदाउट नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो गए और मेडिटेशन से ठीक हुए। फिर उन्होंने खुद कहा कि मैं तो नॉनवेज खाता था, शायद मुझे नहीं खाना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। तो हस्बैंड उसके बाद ठीक हो गए, उन्हें वेजिटेरियन बने, मेडिटेट करने लग गए। तो मुझे उस टाइम फिर एक मैसेज रिसीव हुआ कि ये जो कोरोना आया, क्यों आया, कोरोना के सिम्टम्स क्या थे कि आप क्वारंटाइन हो जाओ, आपका ब्रेथ वर्क ही काम नहीं कर रहा, आपकी सांसें भारी हो रही हैं, छाती भारी हो रही है, नॉनवेज नहीं खाना, वेजिटेरियन फूड खाना है। तो हम मेडिटेशन में क्या कर रहे हैं, वेजिटेरियन ही तो हैं। वेजिटेरियन हमें बनना है, ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है और अकेले में ही बैठना है, आपको अपने अंदर ही जाना है। जो उसके सिम्टम्स थे वो इसके गुण थे मेडिटेशन के, जो अगर हम समझे तो वो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया। मैंने 24/7 एक मैसेज रखा कि अपने ग्रुप में मेरा, क्योंकि ऑनलाइन सेशंस चल रहे थे, तो मैंने सबको बोला जिसको भी अगर कोरोना से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो मैं उसकी हेल्प करूँगी। मैंने 24/7, किसी का 12 बजे कॉल आया तो मैंने 12 बजे उसे मेडिटेट कराया, किसी का 10 बजे कॉल आया तो 10 बजे मेडिटेट कराया। मतलब मैं पूरी फुल ऑन सर्विस में पूरी तरह आ चुकी थी कि मुझे ये करना ही है, लोगों के जीवन में आनंद लाना ही है। तो ये सब चल रहा था। वो पीरियड बाहर निकला और 2020 में फिर बीच में जीके सर की हमें पता चली स्पिरिचुअल टैबलेट सुनते ही मन में बस एक क्यूरियोसिटी जागी कि यार हम वैसे ही टैबलेट लेते हैं, चलो अब तो हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, क्यों ना यही टैबलेट्स ले लेते हैं। पता चला ये तो विजडम टैबलेट्स हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमने वो लेवल 1 किया। लेवल 1 करने के बाद पढ़ना शुरू करा, इतने सालों से जो कभी नहीं पढ़ा, 92 में पढ़ाई छोड़ दी थी और अब सडनली 2020 में आपके पास पढ़ाई आ गई, आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो बेटा बहुत उस टाइम प्रेज़ करता था और जो बेटा मेरे को अब समझ में आया, वो कंसेप्ट जो मैं बोलकर याद करती थी, बेटा उस टाइम सुनता था
वो मुझे अब गाइड कर देता है। कई बार क्या होता है, हम कुछ भी बात कर रहे होते हैं, किसी की कोई बात बुरी लग जाती है तो हम किसी को बताने लग जाते हैं। तो वो एक ग्रास है कि आप जुगाली कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, रिपीटिशन मोड पे हो, तो वो मुझे आके बोलेगा मम्मी आप ग्रास कंसेप्ट में जा रही हो, ग्रास को कम करो अपनी। तो वो मुझे, मेरा बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में आने के बाद मेरे बेटे के साथ एकदम ऐसे पारदर्शी हो गई। वो मेरा रिफ्लेक्शन है। और आज तो मुझे ऐसा लगता है नम्रता कि हम दोनों कहीं ना सोल कनेक्टेड भी हैं। मतलब मेरे को कुछ एक्सपीरियंस होगा उससे पहले उसे हो जाता है, जो एक्सपीरियंस मैं ले रही हूँ वो भी वो एक्सपीरियंस ले रहा है। अभी 3-4 दिन पहले मैं अपनी मम्मी को बहुत याद कर रही थी, मुझे याद आ रही थी, और वो मम्मी मुझे दिखाई नहीं दी, उसको दिखाई दी ड्रीम में, और उसे बहुत ब्लेस करके गई और बोला अपनी मम्मी का ध्यान रखना। तो कई बार हम बात करते हैं तो ये होता है कि वो मुझे ये बोलता है मम्मी हम लगता है कि हम दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं, कोई एक्सपीरियंस मुझे होगा वो एक्सपीरियंस उसे भी हो जाएगा। वो भी मेडिटेट करते हैं? हाँ, वो मेडिटेट करता है। अभी MYDK में गया, सेशंस लिए, हमारे घर की पूरी एनर्जी, जब हम घर आए, हम मानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एनर्जी का प्रतीक है। हमने स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल टैबलेट्स में पढ़ा है। तो उसके रूम की पूरी वायरिंग चेंज हुई आते, हमारी पूरी रूम की उसकी वायरिंग ख़राब हो गई, बर्न हो गई। जब हम रात को घर आए 10 बजे, तो अगले दिन पूरी वायरिंग चेंज हुई है उसके रूम की, और उसे एक लगा कि एक बिल्कुल नयापन उसके जीवन में आया है। वो बहुत विजडम स्पिरिचुअलिटी की फॉलो करता है। तो स्पिरिचुअल टैबलेट से हम लेवल 1 किया, फिर लेवल 2 भी किया, और हम काउंसलर बन गए। लेवल 1 के बाद काउंसलिंग लेने लग गए। मैं हमेशा सोचती थी बेटा भी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं है। मैं कभी लेकिन मैं वैसे काउंसलिंग करती थी, कभी किसी को हेल्प चाहिए होती थी तो मैं गाइड ज़रूर कर देती थी, चाहे वो मेटलिस्टिक वे में होता था, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में नहीं आए थे तो नॉलेज ही नहीं थी। तो लेकिन अब काउंसलर का साथ में टैग लग गया, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आ रहे हैं, हम किसी की काउंसलिंग कर पा रहे हैं, किसी के जीवन में आनंद ला पा रहे हैं। मैम, जैसे आपने बोला कि ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, हम ये तीनों को हमें साथ लेके चलना है। तो आपने बताया कि स्वाध्याय में आपने यू कैन हील योर लाइफ बुक पढ़ी और कैसे आपने उसे इम्प्लीमेंट किया, और बहुत सारे चैलेंजेस आपके जो है वो इस बुक के माध्यम से दूर हुए। तो मैं आपसे और बुक्स जानना चाहती हूँ कि ये ध्यान की जर्नी जब आपने शुरू करी तो आपने और कौन कौन सी किताबें पढ़ी? मैंने 4 एग्रीमेंट्स पढ़े, उससे रिलेशनशिप में बहुत हेल्प मिली। जैसे कि उसमें 4 एग्रीमेंट्स बताए गए। हम एजम्पशंस बना लेते हैं, जैसे मेरी मान लो किसी के साथ कोई बात हुई, कोई दूसरा पर्सन चाहे मेरे बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि वो तो मेरे बारे में ही बात कर रहा है, तो ये एजम्पशंस बना लेते हैं। उसमें एक है डू योर बेस्ट, आपको अपना बेस्ट करना है, चाहे सामने वाला कैसे भी सोचे। तो वो बहुत ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करी। मैंने पढ़ी आत्मयोगी भाव, वो बहुत अच्छी लगी। योग परंपरा, वाक क्षेत्र, और मैंने अप्रॉक्स 17 बुक्स पढ़ी हैं, जिनके अब तो नाम भी याद नहीं है, लेकिन हाँ ये बुक्स मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। आत्मा की यात्रा पढ़ी, सोल्स जर्नी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके पढ़ने के बाद तो मुझे लगा अरे मर भी जाओ तो मज़ा है, क्योंकि वहाँ जाके ऊपर की डायमेंशंस में तो लाइफ बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, यही है मेटेलिस्टिक लाइफ में। ऊपर आप नई डायमेंशन में जाते हो तो जीवन बहुत बढ़िया है। तो वो बहुत अच्छी बुक है, अगर जैसे किसी को डेथ फियर है, कुछ है, तो वो बुक पढ़ने से काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो अब मेरे को ना कोई भी लाइफ में चैलेंज आता है तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ठीक है अब आराम करने का समय है, बहुत काम कर लिया, तो यूनिवर्स चाहता है आप आराम करो। तो वो मैंने मंडाला आर्ट करी, उस प्लास्टर के ऊपर पिरामिड बांधे, तो 2 महीने में मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल कभी लगता भी नहीं वहाँ फ्रैक्चर जैसा हुआ था। नहीं तो मैं देखती हूँ लोगों को कि बाद में भी बहुत पेन रहता है, बहुत परेशान रहते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। तो मंडाला आर्ट सीखी मैंने, डॉट पेंटिंग सीखी, मौन बहुत ज़्यादा किया मैंने। मंथली प्रोग्राम बनाया जब मैं मेडिटेशन में आई कि हर पूर्णिमा को मैं एक डॉट पेंटिंग बनाती थी या मंडाला आर्ट करती थी। रात को 2-3 बजे तक जगकर मैं ज़रूर उसे 2-3 दिन में पूरा करती थी। ये मेरा सोल प्लान मैंने अपना रखा। उसके बाद मैंने मौन रेगुलर 1.5 साल तक रेगुलर रखा। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं मौन में रहती थी। पूर्णिमा पे 2 दिन या 1 दिन
फुल डे मौन में रहती थी, बल्कि अब मौन नहीं हो पाता। जब बहुत मौन किया, जब मैं मेडिटेशन में आई, स्वाध्याय बहुत ज़्यादा किया, सज्जन संगति करा, और मैंने सेशंस भी लिए। मतलब ये होता है कि आप, पत्नी सर का एक कंसेप्ट है ना, ए सीखो ए, बी सीखो बी, आपको सिखाना ही है। तो वो मैंने हमेशा फॉलो किया कि जो मैं सीख रही हूँ वो मैं दूसरों को भी सिखाना ही है। मुझे वेट नहीं करने की मुझे A to Z सीखना है तो मैं तब सिखाऊंगी, नहीं। मेरी लाइफ में एक एक्सपीरियंस करने से कुछ भी का चेंज हुआ है तो मैं वो दूसरों को ज़रूर बताऊंगी कि उनकी लाइफ में भी वो चेंज आए। हम क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि क्या होता है, हम मेटलिस्टिक लाइफ में हर चीज़ हाइड करते हैं, हमें नहीं बताना, नहीं करना, हमारे जीवन में कुछ भी चेंज हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हम बताते हैं, मेरे जीवन में ये चेंज आया है, आप भी करो। मेडिटेशन करने से आपके जीवन में भी चेंज आएगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा फाइनेंस का ग्राफ यहाँ था। पहली बार मैंने MYDK में 500 रुपीज़ डोनेट करे थे, और अब की बार मैंने 100 टाइम्स उसका डोनेट किया। मेरा मतलब वो 4 साल में ग्राफ बहुत चेंज हो गया, क्योंकि मैं ये मानती हूँ जब आप लक्ष्मी को सेवा के रूप में कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, तो वो आपके जीवन में मेटेरियलिस्टिक लाइफ में धन के रूप में आपके पास आएगी ही आएगी। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती जो तीनों देवियाँ हैं, हमें उनको अपने अंदर ज़रूर जागृत करना चाहिए। ध्यान कर रहे हो तो आप पार्वती माँ के साथ कनेक्ट होते हो, कला के साथ जुड़ रहे हो तो आप सरस्वती माँ के साथ कनेक्ट हो रहे हो, और सेवा कर रहे हो तो आप लक्ष्मी माँ के साथ कनेक्ट कर रहे हो। क्योंकि देना और लेना दोनों होना चाहिए। सेवा क्या है, सेवा दोगे तब भी आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो कहता है कि जो दे रहे हो वो आपके पास लौट कर आएगा। अच्छा दोगे तो अच्छा आएगा, गलत दोगे तो गलत ही आएगा। तो वो हमें ज़रूर सोचना चाहिए। और जो मेडिटेशन में हम कुछ भी करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है, आपको अवेयरनेस आती है। लेकिन खाली मुझे ऐसा लगता है मेडिटेशन से ही आपको अवेयरनेस नहीं आती। जब आप ज़्यादा मेडिटेट करते हो और आप साथ में ज्ञान लेते हो, तभी आपको समझ में आता है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। नहीं तो मैं कई लोगों को देखती हूँ, मेडिटेशन तो बहुत लोग कर रहे हैं बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो उनके जीवन में चेंज नहीं आ रहा। फिर वो, जैसे हम काउंसलिंग करते हैं तो यही आता है कि हम मेडिटेशन तो कर रहे हैं बट जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, हमारे साथ सब कुछ वही हो रहा है। और तो वो कैसे आएगा? जब अवेयरनेस होगी, जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, तभी तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ बैठ जाते हैं, हमें लगता है हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ब्रेथ के ऊपर हम फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो ये भी बहुत ज़्यादा कई बार लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती, तो उसका भी एक सही तरीका होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मैम, आपने अभी बताया था कि जब आपको फ्रैक्चर हुआ था तो आपने उस पे मंडाला आर्ट किया और उस पे पिरामिड्स लगाए और उसे ठीक किया। तो मैं आपसे पिरामिड्स की और एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ, क्योंकि पत्री सर ने हमें ये टूल दिया है जिससे हम ध्यान की ऊर्जा को तो 3 गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपके और भी कोई एक्सपीरियंस हैं जो पिरामिड से जुड़े हुए हैं? हाँ, पिरामिड से जैसे मैंने बताया, मैं स्पिरिचुअल टैबलेट कर रही थी, तो इतने सालों बाद पढ़ाई शुरू करी। मुझे समझ में नहीं आती थी, याद भी नहीं होता थे कंसेप्ट, तो मैं पिरामिड लगाकर ही बैठती थी और मेडिटेट करती थी। और मेडिटेट करने के बाद जब मैं उसे पढ़ती थी, उस कंसेप्ट को मुझे क्लियर होता था, समझ में आता था। तो मुझे समझ में आया कि पिरामिड से आपकी कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर दोनों इंक्रीज हो रही हैं, आपका पेशेंस लेवल बढ़ रहा है। मंडाला आर्ट हम करते हैं, आपका पेशेंस लेवल बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? क्योंकि मंडाला आर्ट जब आप इतना बारीक काम करते हो ना नम्रता, वो छोटा छोटा काम होता है उसमें। और डॉट पेंटिंग में भी आप एक एक डॉट लगाते हो। कई बार मैंने खुद देखा, जब मेरे अंदर पेशेंस नहीं होती थी तो वो डॉट में ऐसे ऐसे लगाती थी तो वो ख़राब हो जाती थी। फिर मैं भी पेशेंट होती थी और एक एक डॉट को आराम से लगाती थी, तो मेरी पेशेंस लेवल बढ़ी, उसमें कंसंट्रेशन पावर मेरी मंडाला आर्ट से भी बढ़ी, क्योंकि उसमें आपकी डिज़ाइनिंग बहुत बारीक होती है। एक एक चीज़ को आप बखूबी एक प्रॉपर एंगल पे बनाते हो, प्रॉपर मेजरमेंट्स पे बनाते हो, तो उसमें आपका सब कुछ इंक्रीज होता है। और उससे अगर आपने बुद्धिज़्म में देखा होगा तो वो सैंड की, आपने देखा होगा सैंड की मंडाला आर्ट बनाते हैं, महीनों लगाते हैं वो उस सैंड की मंडाला आर्ट को बनाने में, और फिर उसे निहारते हैं और फिर उसे बिल्कुल वैनिश कर देते हैं, हटा देते हैं। आप देखो, वो ये भी बताते हैं कि ये डिटैचमेंट, कि आपको उसके साथ अटैच नहीं होना, जो आपने इतनी कला करी, सब कुछ लगाया, 1 महीना लगा दिया उसे बनाने में,
बस आपने बनाया, उसे देखा और आप उसे हटा दो, अटैच मत हो, डिटैच रहो हर चीज़ के साथ। तो ये मैसेज आपको मंडाला आर्ट के साथ, डॉट पेंटिंग के साथ जब आप करते हो तो ये सब चीज़ें भी आपकी बढ़ती हैं। और पिरामिड आपकी बहुत हेल्प करता है आपकी हीलिंग करने में। कई बार बैक में बहुत पेन होता है तो मैं पिरामिड बेल्ट लगा लेती हूँ, तो हल्का पेन होता है तो वो बिल्कुल आपका ठीक हो जाता है। और कोई भी हीलिंग करनी होती है तो पिरामिड से बहुत जल्दी हीलिंग होती है आपकी। जी मैम, आपने बताया था कि आपने आत्मा की यात्रा बुक पढ़ी और आपको जो अलग अलग डायमेंशंस हैं उसके बारे में पता चला। तो क्या कभी मेडिटेशन में आपको ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको इस डायमेंशन के अलावा और डायमेंशन का भी जैसे जैसे आउटर बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं, ऐसी तरह के एक्सपीरियंसेस भी रहे? हाँ, जब मैं मेडिटेशन में आई थी तो एक बार मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। मैं सो रही थी और मैं बाहर निकल गई और मैं इतनी एक्साइटेड थी वो खुशी के मारे, और मैं अपने हस्बैंड को ही जगाने में लग गई कि उठो उठो उठो, देखो मैं बॉडी से बाहर आ गई हूँ, देखो आप मुझे देखो, मैं बॉडी से बाहर हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको मेरी आवाज़ तो जा ही नहीं रही है, मैं खुद अपने आप को देख रही हूँ। और जब मैं, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, एक आध सेकेंड या 2 सेकेंड रहा होगा और मैं वापस अपनी बॉडी के अंदर चली गई। और एस्ट्रल ट्रैवल्स मेरे सारे ड्रीम्स थे। मुझे जब भी लाइफ में आगे बढ़ना होता था, मेरे ड्रीम्स गाइड करते थे। मेरे को कहीं जाना है तो मुझे ड्रीम आ जाएगा कि हाँ, आपको रिवर का एक्सपीरियंस आ रहा है, आपको मेडिटेशन का एक्सपीरियंस आ रहा है, आपको कहीं जाना है, आपकी नई बिगनिंग है। तो मुझे मैरिज से रिलेटेड, मेरी ही मैरिज से रिलेटेड मुझे बहुत ड्रीम्स दिखते थे। और जब मैंने जीके सर से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि मैरिज यानी न्यू प्रपोजल, आप नए एक कमिटमेंट में बंधते हो, तो वो ये डिपिक्ट करता है कि आपको अब कोई नया प्रोजेक्ट लेना है, नए प्रोजेक्ट के साथ बढ़ना है। तो जब जब जैसे जैसे जो मुझे ड्रीम दिखा, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग फ्यूचर की करती रही और उसके अकॉर्डिंग मेरी हर चीज़ ग्रो करती रही। मुझे कभी मतलब कोई चैलेंजेस तो आएंगे, आपकी लाइफ है, भगवान राम के जीवन में चैलेंजेस आए तो मैं तो एक इंसान हूँ, तो चैलेंजेस तो आएंगे, बट ये है कि आप उनको कितने लाइटली लेते हो, एक एक्सपीरियंस की तरह लेते हो। मैंने हमेशा से ही अपने आप को एक लाइट बीइंग की तरह रखा कि कुछ भी आ रहा है ठीक है, हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ ठीक है, भाई ये लाइफ का पार्ट है, करेंगे। मेरा एक्सीडेंट हुआ तो ठीक है, मैं अब आराम करूँगी और आराम करके अपने ऊपर काम करूँगी, मुझे और काम करने की ज़रूरत है। कोई सिचुएशन लाइफ में आती है तो मैं हमेशा उसे पॉजिटिव लेकर ही काम करती हूँ, तो वो मुझे चैलेंज नहीं लगता कि हाँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है या ऐसी कोई चीज़ है। तो इस तरह से मैं अपने आप को आगे लेके जाती हूँ। तो मैम, इतनी अच्छी आपकी यात्रा रही है, आपने काफ़ी सारे चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस किए, लेकिन ध्यान से पहले भी आपका नेचर ऐसा था कि आप उन सिचुएशंस को होल्ड नहीं करते थे। आपकी लाइफ में वो आता था सिचुएशन, आप फेस करते थे और आगे बढ़ जाते थे। और ध्यान के बाद तो आपको इतनी अवेयरनेस आ गई कि आप उनसे सीखने भी लगे कि उस सिचुएशन से आपको लर्निंग क्या लेनी है। तो मैम, आपने पत्री सर के साथ काफ़ी एक्सपीरियंसेस बताए अपने, लेकिन मैं और जानना चाहती हूँ कि अभी इस स्टेज पर अगर आप पत्री सर की लर्निंग्स की बात करें, तो कौन सी ऐसी बात आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपको बहुत अच्छी लगती थी? पत्री सर का ना मुझे एक एक्सपीरियंस अपना बहुत अच्छा याद है। जब मैं ध्यान में आई थी, कुछ टाइम हो गया था, तो हम ये मानते थे कि भाई आप सीनियर हो गए हो, आप मास्टर बन गए हो। तो एक ऑडिटोरियम में पत्री सर का सेशन चल रहा था। पत्री सर ने बोला सबको, जो मास्टर्स हैं वो स्टेज पर आ जाओ। और मैं भी दौड़ती दौड़ती स्टेज के पास पहुंच गई, लेकिन वहाँ पर जो मास्टर्स बैठे हुए थे उन्होंने मुझे एक ने रोक दिया। पत्री सर ने देख लिया कि इसको स्टेज पे नहीं आने दिया, रोक दिया। मैं उतर गई, लेकिन मेरे लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग था कि आप स्टेज केस तक जाकर और वापस नीचे उतर रहे हो। उसके बाद मैंने देखा उस सब लोगों के एक्सपीरियंस शेयर हुए, बट उस पर्सन का एक्सपीरियंस शेयर नहीं हुआ। पति सर ने उसको ही माइक नहीं दिया जिसने मुझे रोका था। मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। तो उसको, मुझे लगा कि पत्री सर तो अंतर्यामी है, इसका मतलब उनको तो नहीं पता था, उनकी तरफ तो बैक साइड थी, किसने मुझे रोका, बट पत्री सर ने उसको माइक नहीं दिया। और जब मैं स्टेज पे बाद में पत्री सर से जैसे मिलने चली गई, जब तो पत्री सर रोकते नहीं थे, हम मिलने चले जाते थे, तो उन्होंने माइक मुझे दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो तुम। तो मैंने जब वहाँ माइक पर बोला, चाहे 1 मिनट बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं पत्री सर से एक बार वसंता मैम के घर मिली। मुझे लगा, मैंने कहा सर मुझे ना आपको हग करना है बहुत टाइटली। तो सर ने कहा आप हग करो, और मुझे वो
हक करके ऐसी फीलिंग आई। उसके बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं पति सर के साथ बहुत ज़्यादा मिल लूँ, उनको करूँ। वो एक जो आपको चाहिए था, एक पीस, एक इनर सेंस जो आपको चाहिए थी, वो आपको एक बार हक करके मिल गई। उन्होंने मेरी सारी मंडाला आर्ट मैंने उन्हें दिखाई, उन्होंने बहुत प्रेज़ किया। एक मैसेज भी उन्होंने लिख के दिया, वो मुझे याद नहीं है, मेरी वो बुक में लिखा हुआ है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब 2019 में मैं पहली बार MYDK गई तो मुझे सर्वाइकल पेन बहुत हो रहा था, जिसकी वजह से मैं सुबह बैठ नहीं पा रही थी। तो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स पति सर के साथ जैसे खाने के टाइम पे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे शेयर कर रहे थे, तो मैंने भी शेयर करी। मैं कहा सर मेरे बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा। पति सर ने मुझे इतने सारे वहाँ पे मुक्के मारे, यहाँ पर इतने सारे मुक्के मारे, तो वो उसके बाद मैं बैठ पाई। आराम, मतलब मुझे बहुत एकदम रिलैक्स हो गया, आराम मिल गया। एक बार जब ऑनलाइन मैं सर के साथ सेशन ले रही थी, तो सर ने बोला, ये वैसे ऐसा दोहा है ना, शब्द है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी बहुरी करेगा कब। तो सर ने इसको थोड़ा चेंज किया, कल करे सो कल कर, आज करे सो आज आज, पल में प्रलय आएगी ध्यान करेगा कब। सर ने इसको ऐसे बताया। वो मुझे चीज़ बहुत मतलब लगी कि हाँ, टुमारो कभी नहीं आएगा, जो आज है अभी है, हमें इसी पल करना चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए। तो हम सब ध्यानी हैं। पति सर के साथ मुझे बहुत मतलब, और उनका 3:2:1 जो है ध्यान, एक तो ध्यान 3 घंटे ध्यान करो, 2 घंटे स्वाध्याय करो और 1 घंटे सज्जन सांगत्य करो, और तीसरा ध्यान ज्ञान सेवा। ये मुझे बहुत पसंद है पति सर का कि ये बिल्कुल ट्रू है। इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो जीवन में हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैम, आपने जैसे बताया था कि जो आपका फाइनेंशियल ग्राफ था वो काफ़ी बड़ा, जैसे आपने शेयर किया कि MYDK फर्स्ट में आपने जितना डोनेट किया उससे 100 गुना ज़्यादा आपने इस साल डोनेट किया। तो मैम, आपके फाइनेंशियल एक्सपीरियंसेस के बारे में अगर आप और डिटेल में बताएं कि किस तरीके से आपकी लाइफ में वो चैलेंज आया और कैसे कैसे आपने उससे डील किया। जब फाइनेंस जो था मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था, लेकिन मन में हमेशा रहता था कि मैं करूं, जितना मेरे पास है करूं। मेरे मन में हमेशा ये रहता था। जैसे मैंने बताया, मैं सेवा बहुत ज़्यादा करती थी, हमेशा रेडी रहती थी। 24/7 मेरा एक था, आई एम रेडी फॉर 24/7। जब मैं ध्यान में आई कि आप मुझे कभी भी कॉल कर लो, मैं हमेशा रेडी हूँ कुछ भी बताने के लिए। ये मेरा मोटिव था। जितना सेवा हो सकती थी मैं उतनी सेवा ज़रूर करती थी। मेरे पॉकेट में अगर 100 रुपीज़ हैं तो मैं सोचती थी इसमें से भी मैं ज़रूर जितना कर सकती हूँ कर लूँ। जब एडमिनिस्ट्रेशन जॉब चेंज हुई, उसके बाद थोड़ा ग्राफ हमारा चेंज हुआ। और कैसे चेंज हुआ, जैसे मेरे घर में 1 BHK फ्लैट था, तो GK सर कई मास्टर्स को बोलते थे कि आप अपने घर में रख लो। लेकिन मैं कभी डिनाई नहीं करती थी। मुझे लगता था अच्छा है, मेरे घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी, मास्टर्स आएंगे, चाहे हम कैसे भी रुकें। GK सर भी रुके हैं मेरे उस घर में, उनकी सिस्टर भी रुकी हैं और उनके 1-2 जने और भी रुके हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था दिल से, मतलब मैं करती थी और करना चाहती थी। जब मेरा ग्राफ चेंज हुआ तब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब ये चैनल बना तब ये था कि 1 लाख रुपया हमें देना चाहिए चैनल को अपग्रेड करने के लिए, लेकिन मेरे पास नहीं था। मैं देना चाहती थी, तो मैंने क्या करा, अपनी एक रिंग, ऐसी ही रिंग थी, उसे निकाला। वो लगभग 12,000 के आसपास गई। मुझे लगता था मैं 10% भी दे दूँगी ना तो मेरे लिए काफ़ी है। तो मैंने वो रिंग निकाली और वो डोनेट, उसकी वैल्यू लगवा के उसको डोनेट कर दिया। उसके बाद विदिन 1 मंथ और 2 मंथ मेरा ग्राफ चेंज होने लग गया। हमने अपना हाउस शिफ्ट किया, चाहे मैं रेंटेड हाउस में हूँ, बट 1 BHK से मैं 3 BHK फ्लैट में आई। कभी मुझे सोचना नहीं पड़ा कि मुझे कहीं जाना है तो मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मैं नहीं जा सकती। अब पहले सोचना पड़ता था थोड़ा सा कि कैसे मैनेज करना है, तो मैं चीज़ें करती थी थोड़ा सा कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, तो मैं पहले से प्लानिंग करती थी कि मेरे पास फाइनेंस इतना होना चाहिए। बट अब नहीं, अब सब कुछ बढ़िया है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप सेवा, जो मैं बार बार कहती हूँ, मैं हमेशा काउंसलिंग के टाइम भी यही बोलती हूँ कि जो सेवा कर रहे हो वो निस्वार्थ सेवा कर लो, और जितना आप देना चाहते हो वो स्पिरिचुअलिटी में दो, तो डेफिनेटली आपका ये चीज़ें चेंज होंगी। क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस सर्विस
हमेशा ये कहती है, मैं ये नहीं किसी की हेल्प नहीं करती, हेल्प करती हूँ, चाहे वो किसी रिलेशन में हेल्प हो या किसी में भी हो, पैसे की हेल्प करनी हो, बट पहले मैं मेडिटेट कराती हूँ उस पर्सन को। मैं कभी किसी को, अपनी मेड को भी ऐसे ही कपड़े नहीं देती, पहले मेडिटेशन कराती हूँ, फिर उन्हें कपड़े देती हूँ। अगर जो नहीं करता तो मैं कहती हूँ कि भाई आप जितना आप दे सकते हो, 50, 10, 20 रुपये जो देने हैं वो आप मुझे दे दो, मैं आपको ये तभी दूंगी, और उसके बाद वो मैं स्पिरिचुअलिटी में दे देती हूँ। और एक चीज़ और मुझे याद आई अभी, जब मैंने 2019 में मैंने बताया, तो जब मेरा फर्स्ट सेशन ओवर हुआ, मैं वहाँ से वापस आई MYDK से, तो मैंने एक मिट्टी की गुल्लक बनाई, क्योंकि मेरे घर में सेशंस तो शुरू हो ही गए थे। तो मैं उनसे यही कहती थी, आपको जो इसमें डालना है वो डाल दो, हम इसे नेक्स्ट MYDK में मैं जी पत्ती सर को इसे दूंगी। तो उसमें लोगों ने तो नहीं डाला, लेकिन मैंने, मेरे हस्बैंड ने जितना बना उतना डाला। मुझे ये भी नहीं पता उसमें कितना इकट्ठा हुआ। और जब नेक्स्ट MYDK में 2020 में मैं गई महाकुंभ ध्यान योग में, तो पति सर के हाथ में मैंने खुद, मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने वो गुल्लक सर को अपने हाथ से दी कि सर ये आपके डोनेशन के लिए, जितना हम एक साल में इकट्ठा कर पाए वो इसमें है, हमें नहीं पता इसमें क्या है कितना है, ये हमने दिया। तो इसी वजह से आपकी सोच अच्छी होती है, आप अच्छा काम करना चाहते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अगर हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप कुछ भी करो, सेवा करो, सेवा के बदले आपको मेवा तो मिले ही मिलेगी। जी, बस वो सेवा जो है निस्वार्थ होनी चाहिए। हाँ, निस्वार्थ होनी चाहिए। जी, तो मैम आपने बताया आपकी जर्नी में ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य सब कुछ आपने बैलेंस करके रखा। सारी चीज़ों को आपने, जो पत्री सर के कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो PSSM के कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो पत्री सर ने दिए हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से समझा, अप्लाई करा, और जैसे कि आप कहती हैं कि आप दूसरों को भी वो सिखा रहे हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप किसी को कुछ दे भी रहे हैं तो सबसे पहले आप ये कह रहे हैं कि आप ध्यान करोगे तो मैं आपको वो चीज़ दूँगी। तो ये एक नया तरीका है लोगों तक ध्यान पहुँचाने का, क्योंकि हर किसी को समझ में नहीं आता है मैम, लेकिन जब वो खुद अनुभव करते हैं, अगर आप शायद वो इसीलिए कि कपड़े मिलेंगे या कुछ मिलेगा वो इसीलिए ध्यान में बैठ रहे हैं, मे भी हो सकता है उन्हें इतना अच्छा लगे कि अब वो लाइफ टाइम जो है ध्यान को कंटिन्यू करें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी यात्रा सुन के। तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को भी एक मैसेज ज़रूर दें, जैसे वो ध्यान की यात्रा शुरू करना चाहते हैं या ध्यान की यात्रा कर भी रहे हैं, तो जो आपने सर्विस की बात की है तो वो सर्विस को भी आगे लेके चले, खुद भी ध्यान करें, दूसरों को भी सिखाएं। मैम प्लीज़ एक सुंदर सा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने अनुभव से, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ होकर आप जितना सेवा करोगे ना, उतनी ही मेवा आपके जीवन में रूप में, किसी भी रूप में, चाहे वो धन के रूप में आए, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, वो डेफिनेटली आएगी। लेकिन हम ये सोच के अगर ये करते हैं कि नहीं, आज मैं किसी को ध्यान सिखा रही हूँ, इसका फल तो मुझे मिलेगा ही नहीं। कर्म करना है बिना फल की इच्छा के। तो बस हर किसी के अंदर हमें ध्यान की सीडिंग करनी है। देखिए, बीज तो मेरे अंदर भी मैंने 2015 में शुरू किया था, लेकिन बीज ही डला वो, और उसका पौधा कब निकला? 2019 में निकला। तो हमें, अगर हम सीडिंग भी कर देते हैं ना, बस हमें बीजारोपण करना है। वो पौधा कब अंकुरित हो जाए किसी को नहीं पता। तो ये सोच के नहीं कि वो करेगा या नहीं करेगा, सिर्फ हमें ध्यान जरूर सिखाना है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, किसी को कुछ भी देना होता है तो उससे पहले ध्यान कराती हूँ। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी आपके जीवन में लोग आ रहे हैं, सिचुएशंस आ रही हैं, सिचुएशंस को आप पॉजिटिव ले लें। आपका अनुभव है, आपको सिखाने के लिए आया है, और जो लोग हैं उनको आप ध्यान का बीज उनके अंदर आपको बस डालना है। आपको ये नहीं सोचना कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, बस आपको सीडिंग करनी है, और आपका कोई रोल नहीं है इसके अलावा। थैंक यू सो मच मैम, अपनी यात्रा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आप वो अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। जैसा कि श्रेय मैम ने बताया कि ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, इन तीनों चीज़ों को हमें साथ लेके चलना है, और इसके साथ ही निस्वार्थ भाव से सेवा भी करनी है, क्योंकि सेवा एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से हम और ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अनुभव आपको स्वयं करना होगा। तो सेवा कीजिए निस्वार्थ भाव से, ध्यान निरंतर करते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी मास्टर से और जानेंगे उनकी यात्रा को। तब तक के लिए आप बने रहिएगा PMC हिंदी चैनल के साथ।
नमस्कार।